Hello everyone, welcome. This is Vaishnavi Agrawal and we are studying macroeconomics. Today we are starting with the NCERT questions of first chapter of macroeconomics, Introduction to Macroeconomics. So let's get started with the first question. Question number first, what is the difference between microeconomics and macroeconomics? माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पढ़े, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हम सारी चीजें इंडिविजुअल टर्म्स पे पढ़ते हैं। हमारा इंडिविजुअल डिमांड क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई क्या है चीजों का। बट जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हम हर चीज एग्रीगेट और होल में पढ़ते हैं कि कंप्लीट इकोनॉमी में क्या हो रहा है, कंप्लीट इंडिया में क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक कमोडिटी का क्या प्राइस है या उसकी क्या डिमांड है, वो क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक टॉपिक होगा। लेकिन पूरी इनकम क्या चल रही है, नेशनल इनकम क्या चल रही है, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या चल रहा है, ये क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे बात होगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स होते हैं, लाइक नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें हम कांस्टेंट सोचते हैं। सिमिलरली अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और डिमांड और सप्लाई ऑफ अ गुड, ये सारी जो माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनको हम क्या अज्यूम करते हैं, कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। ये होते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक डिफरेंसेस। लेट्स सी इट थ्रू द आंसर. What is the difference between micro and macroeconomics? Microeconomics, we study the behavior of individual units of the economy कि individual units का क्या हो रहा है economy में. Whereas in macroeconomics, we study the behavior of aggregate of the economy as a whole. पूरी economy को एक complete unit लेकर हम उनके aggregates के बारे में पढ़ते हैं in macroeconomics. इन माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड एंड सप्लाई आर द मेन टूल्स ऑफ कोर्स, और वही चीज जब हम होल में पढ़ते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर योर मेन टूल्स. ओके. Then in microeconomics, we assume that all macro variables such as national income, saving, consumption are constant in nature. Microeconomics में हम सारे macro terms को क्या मानते हैं, constant मानते हैं. Similarly, in macroeconomics, we assume that all micro variables such as price of a good is constant in nature. जितने भी micro unit होते हैं, जैसे कि price of a good, वो सब क्या होता है, constant होता है. There is the other name of microeconomics जिसको हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम इंडिविजुअल टर्म्स पे प्राइस और कमोडिटीज की बात करते हैं, और यहाँ पे हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं. एग्जाम्पल्स, क्या क्या टॉपिक्स हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, लाइक योर इंडिविजुअल इनकम और योर इंडिविजुअल आउटपुट. लेकिन जब वही चीज हम मैक्रो में पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, योर नेशनल इनकम और योर नेशनल आउटपुट. Okay, this was the first question. Moving to the second question. What are the important features of capitalist economy? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज इकोनॉमी जहां पे सब कुछ प्राइवेटली ओन्ड होता है, वहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है. तो अब आप खुद सोचो ऐसे क्या फीचर्स होंगे. एक तो वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है. गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है मतलब वो क्या है, एक लिबरल इकोनॉमी है, एक इकोनॉमी है जो कि फ्री मार्केट इकोनॉमी है, जो कि डिमांड, सप्लाई और नॉर्मल मार्केट फोर्सेस पे वर्क करती है. जब गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर रहे और सब कुछ प्राइवेटली ओन है, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, डेफिनेटली वेलफेयर नहीं होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा. सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी दैट वर्क्स फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हैज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इज अ लिबरल इकोनॉमी एंड अ फ्री मार्केट इकोनॉमी दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट फोर्सेस ओनली. कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लाइक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का होता है यूएस, यूके, जर्मनी, सिंगापुर. ये सारी जो कंट्रीज है, ये कौन सी इकोनॉमी को फॉलो करती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करती है. सो लेट्स सी द आंसर. The economic system where the factors of production such as capital goods, labor, natural resources and entrepreneurship are controlled and regulated by private ownership or private businesses. पूरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उस चीज का, हर एक चीज का डेवलपमेंट, कंट्रोल और रेगुलेट, मैनेज करना और उसको कंट्रोल करना और ऑपरेट करना कौन करता है, प्राइवेट ओनरशिप के अंदर होती है. So what are the features? First feature of capitalist economy is the main objective of the firm is profit maximization. इनका काम क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है इनका काम, ना कि वेलफेयर. क्यों? क्योंकि ये प्राइवेटली ओन्ड है.
इट इज अ लिबरल इकोनॉमी. लिबरल इकोनॉमी इज योर फ्री इकोनॉमी. यहाँ पे आपके पास क्या होती है, कंट्रोल नहीं होता है, गवर्नमेंट मैनिपुलेशन नहीं होता है. इट इज अ फ्री इकोनॉमी. Only the free market will determine the supply, demand and prices of the product. मतलब यहाँ पे जो भी डिटरमाइन होता है वो किसके थ्रू होता है, मार्केट फोर्सेस के थ्रू डिटरमाइन होता है. यहाँ पे कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन या मैनिपुलेशन नहीं है. जो भी होता है किसके थ्रू होता है, मार्केट फोर्सेस के थ्रू होता है. देयर इज नो डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन. नो direct government intervention. Some of the examples of capitalist economy are USA, that is United States of America, UK, that is United Kingdom, Japan, Singapore and Germany. These are some countries who follow capitalist economy. I hope the second answer is very clear. Let's move to the third question. Describe the four major sectors in an economy according to macroeconomic point of view. Macroeconomics में आपकी इकोनॉमी को 4 सेक्टर्स में डिवाइड करके पढ़ाया जाता है. वो 4 सेक्टर्स कौन से हैं? वेरी इजी. योर फर्स्ट सेक्टर इज योर कंज्यूमर सेक्टर. कंज्यूमर सेक्टर को ही हम हाउस होल्ड सेक्टर भी बोलते हैं. दिस इज योर फर्स्ट सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर या कंज्यूमर सेक्टर्स में कौन कौन आता है? सारे कंज्यूमर्स, लाइक अस, एवरी इंडिविजुअल जो कुछ भी कंज्यूम कर रहा है, जिसके पास पावर है टू चूज कि उसको क्या कंज्यूम करना है, कैसे कंज्यूम करना है, वो सारे किस में आते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर्स में आते हैं. जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, सप्लायर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि मैं ही लेबर हूँ, मैं ही लैंड प्रोवाइड करूंगी, तो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के सप्लायर भी किस में आते हैं? हाउस होल्ड में ही आते हैं, कंज्यूमर्स सेक्टर में ही आते हैं. कंज्यूमर सेक्टर इज द सेक्टर जो कि टैक्स भी पे करता है. सो कंज्यूमर सेक्टर में आपको क्या याद रखना है कि कंज्यूमर सेक्टर फर्स्ट सेक्टर है जिसको हाउस होल्ड सेक्टर भी बोलते हैं, जो कि टैक्स पेयर्स भी होते हैं, जिनके पास पूरी लाइबिलिटी होती है, पूरी उनकी लेवरेज है कि उनको क्या कंज्यूम करना है, क्या कंज्यूम नहीं करना है. और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की भी यही सप्लायर्स होते हैं. अपने आप को देखो, और ये एक इंडिविजुअल कंज्यूमर्स होते हैं ये, कि वो किस चीज को कितना कंज्यूम करना चाहते हैं. हर चीज की डिमांड कौन बनाता है? यही कंज्यूमर सेक्टर डिमांड क्रिएट करता है. एनी कंफ्यूजन? दिस इज आवर फर्स्ट सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर. सेकेंड सेक्टर जो हम पढ़ते हैं दैट इज योर प्रोड्यूसर सेक्टर. प्रोड्यूसर सेक्टर को ही हम फर्म या बिजनेस सेक्टर भी बोलते हैं. जैसे इसको हाउस होल्ड सेक्टर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बिजनेस सेक्टर बोलते हैं. और बिजनेस या फिर फर्म भी बोलते हैं, इसी को हम फर्म सेक्टर या बिजनेस सेक्टर बोलते हैं. प्रोड्यूसर सेक्टर में आपकी सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स आती हैं. कोई भी इंसान जो किसी भी टाइप का प्रोडक्शन कर रहा है, हमारी कंट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जिसके थ्रू वो प्रोडक्शन हो रहा है, वो सब किस में आते हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर में आते हैं. तो यहाँ पे आपकी सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स आती हैं. जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है और जैसे भी वो प्रोडक्शन हो रहा है वो किस में आता है? प्रोड्यूसर सेक्टर में आता है. आफ्टर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर कम्स योर थर्ड सेक्टर, जो कि होता है आपका गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर में क्या आता है? गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी जो भी गवर्नमेंट है, वो जितने भी रोल्स प्ले करती है कंट्री के अंदर, वो सारे आते हैं. मतलब गवर्नमेंट एक एडवाइजर होती है, तो इसमें जो एडवाइजरी रोल गवर्नमेंट का होता है वो ये करती है. गवर्नमेंट एक वेलफेयर एजेंसी होती है. क्यों? क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर देखती है. ये सबसे पहले क्या देखती है? पब्लिक वेलफेयर. तो इस वेलफेयर के लिए वो जो भी काम कर रही है, जितनी भी चीजें वेलफेयर के लिए की जा रही है, वो भी किस में आएगी? गवर्नमेंट सेक्टर में आएगी. गवर्नमेंट एक कंज्यूमर भी होता है. कैसे? गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें कंज्यूम करता है. फॉर एग्जाम्पल बफर स्टॉक के लिए वो कंजम्पशन करता है. सारे कंज्यूमर्स के जो भी कंजम्पशन होते हैं गवर्नमेंट के अंडर, वो किसमें आते हैं? गवर्नमेंट के कंजम्पशन में आते हैं. और गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर भी होता है. गवर्नमेंट की बहुत सारी मोनोपोली चलती है, जहाँ पे गवर्नमेंट खुद एक प्रोड्यूसर की तरह एक्ट करता है. गवर्नमेंट बहुत सारी प्रोडक्शन अपने अंडर ले लेता है. क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, सर्विसेज डेवलपमेंट के लिए, बैंकिंग डेवलप करने के लिए, लॉजिस्टिक्स या ट्रैवलिंग डेवलप करने के लिए. तो ये सारी चीज़ों की डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए भी वो क्या होता है? ही एक्ट्स एज अ प्रोड्यूसर. तो चारों चीजें, जब वो वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, या एज कंज्यूमर काम कर रहा है, एज या वेलफेयर एजेंसी काम कर रहा है, या प्रोड्यूसर काम कर रहा है, वो सब किस में आएंगे? गवर्नमेंट सेक्टर जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर आएंगे. एंड लास्ट सेक्टर इज योर एक्सटर्नल सेक्टर. एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब होता है ट्रेड सेक्टर. ये कौन सा सेक्टर होता है? ट्रेड सेक्टर. इसके अंदर हम क्या देखते हैं? इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स क्या है. मतलब बेसिकली हमारी कंट्री की ट्रेडिंग क्या चल रही है, वो इसके अंदर आएगी.
और उसके अलावा जो भी कैपिटल ट्रांसफर्स हो रहे हैं हमारी कंट्री के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, हमारी इकोनॉमी से कहाँ कौन सी कंट्री में कितना पैसा जा रहा है, किस कंट्री से कितना पैसा आ रहा है, वो सब हम किस में देखते हैं? एक्सटर्नल सेक्टर में देखते हैं। दीज आर योर 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। कौन कौन से? फर्स्ट इज योर हाउस होल्ड सेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर सेक्टर बोलते हैं। सेकेंड इज योर बिजनेस सेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर बोलते हैं। थर्ड इज योर गवर्नमेंट सेक्टर, जिसके अंदर आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज आती हैं। और फोर्थ इज योर एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड सेक्टर बोलते हैं। लेट्स सी देम वन बाय वन। फर्स्ट इज योर हाउस होल्ड सेक्टर। इट इंक्लूड्स कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी गुड और किसी भी सर्विस को कंज्यूम करने वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सारे कंज्यूमर्स इसमें आते हैं। दे ऑल्सो इंक्लूड द सप्लायर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो लेबर होती है, लैंड होती है, कैपिटल होता है, रिसोर्सेज होता है, वो सब भी उन सब के सप्लायर किस में आते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं। दीज आर द पीपल हु सेव एंड पे टैक्सेस। Consumers are the people who save money and who also is liable to pay the tax. Second is your producer sector. It includes all producing units in the economy. आपके इकोनॉमी में जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है वो सब किसके अंदर आता है? प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर आता है। थर्ड इज योर गवर्नमेंट सेक्टर। इसको गवर्नमेंट के अलग अलग रोल्स को ये करता है। इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एज वेलफेयर एजेंसी. It includes government as a producer, as collective consumption for and it also undertakes production. जिस भी टाइप का गवर्नमेंट प्रोडक्शन करता है, जैसा भी वो प्रोड्यूसर है, जो भी कंजम्पशन कर रहा है और जो भी वो वेलफेयर के लिए कर रहा है, it comes under government sector. And your last sector is your external sector. It includes export and imports of good, मतलब it includes your trading. And it includes the capital flow between domestic economy and rest of the world. आपकी जो इकोनॉमी है और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके बीच में जो भी कैपिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे हम किसके अंदर लेते हैं? एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर लेते हैं। Let's move to the next question. Question number 4. Describe the Great Depression 1929. तो 1929 में डिप्रेशन में क्या हुआ? सबसे पहले जब 1929 आया वहां पे पूरा मार्केट क्या हुआ? स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया यूएस का। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में बहुत सारी दिक्कत आ गई इस मार्केट के क्रैश होने से। जब ये शेयर मार्केट क्रैश हुआ तो क्या हुआ? जितनी भी एम्प्लॉयमेंट थी वो सब चली गई। कैसे? क्योंकि जैसे ही मार्केट क्रैश हुआ हर चीज के प्राइसेस क्या हो गए? बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो गए। और उसके बाद जैसे ही ये सारी जो इंडस्ट्रीज थी ये धीरे 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 क्या होने लगी? आइडल होने लगी। उनके पास किसी चीज की डिमांड नहीं आ रही थी, कोई डिमांड नहीं आ रही थी, उनको अपना प्रोडक्शन क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा। प्रोडक्शन जैसे ही बंद किया क्या होगा? जितने लोग उस प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे थे वो सब सडनली अनएम्प्लॉयड हो गए। अब ना ही डिमांड, ना ही किसी चीज की सप्लाई, ना ही कोई पैसा हाथ में, तो इससे क्या होगा? हंगर इश्यूज आ गए, बहुत सारी इश्यूज आ गए जो कि कैसे भी कंट्रोल में नहीं थी और सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन वहां पे टर्न हुआ। स्टार्ट जरूर वो यूएस से हुआ था बट इट इम्पैक्टेड द कंप्लीट वर्ल्ड। और इस लेवल तक ये चीज बढ़ गई कि जब जेएम कीन्स आए उन्होंने ये अनएम्प्लॉयमेंट देखा, उन्होंने इसी अनएम्प्लॉयमेंट को, यूएस डिप्रेशन के अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए अपनी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बनाए और जिसकी वजह से हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट मिला। दैट वाज योर ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन में आपको क्या क्या याद रखना है? 1929 में ये स्टार्ट हुआ था। यूएस मार्केट जब क्रैश हुआ था उसके वजह से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसकी वजह से सबसे पहले दिक्कत कहाँ आई थी? नॉर्थ अमेरिका कंट्री में आई थी और नॉर्थ अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज में आई थी। जब मार्केट क्रैश हो गया और इतनी ज्यादा इशू आ गई तो क्या हुई? हर चीज का जो डिमांड था वो क्या हो गया? डिमांड जो भी था प्रोडक्ट्स का वो बिल्कुल निल हो गया। डिमांड गिरा तो क्या हुआ? उन लोगों को अपनी सप्लाई क्या करनी पड़ी? सडनली कम करनी पड़ी। क्यों? वरना ओवर प्रोडक्शन हो जाता। अगर वो सप्लाई कम कर रहे हैं इसका क्या मतलब हो जाएगा? अगर वो सप्लाई कम कर रहे हैं मतलब जो हमारी इंडस्ट्रीज होंगी वो क्या हो जाएंगी? फेल हो जाएंगी। हमारी इंडस्ट्रीज क्या हो जाएंगी? आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगी। इंडस्ट्रीज फेल हो गई। अब जब सप्लाई बंद हो गया, इंडस्ट्रीज फेल हो गई, तो इसका मेजर रीजन क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ा कॉज क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट आया मार्केट क्या हो गया? बिल्कुल
खत्म हो गया, सबको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई और ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गई। ये सिर्फ कंट्रीज में नहीं रही, ये वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गई। इसी वर्ल्ड वाइड स्प्रेड को रोकने के लिए कौन पिक्चर में आए, इसी वर्ल्ड वाइड स्प्रेड को रोकने के लिए जेएम कीन्स पिक्चर में आए। जेएम कीन्स ने क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बनाए और उसी कॉन्सेप्ट से हमको क्या मिला, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ओरिजिनेशन हुआ, मैक्रो इकोनॉमिक्स बनी। ये था आपका ग्रेट डिप्रेशन। आई होप इट इज वेरी क्लियर। सो हमने क्या देखा, फ्रॉम 1929 द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स इन कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका फॉल बाय ह्यूज अमाउंट, बहुत ज्यादा गिर गए। क्यों गिरी, मार्केट क्रैश होने पे गिरी। इट अफेक्टेड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तक क्या हुआ, गया। डिमांड फॉर गुड्स इन द मार्केट वॉज लो, डिमांड क्या हो गई, बिल्कुल नील हो गई, जिसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इसी अनएम्प्लॉयमेंट को सही करने के लिए कीन्स ने कॉन्सेप्ट निकाले और हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरेट किया। आई होप इट इज वेरी क्लियर। These were the questions of your first chapter of NCERT. I hope they are very clear. This is all for today. Thank you so much.